टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, लेकिन किसे क्यों है, जीएसटी पे काटना है कि नहीं काटना है, अगर टीसीएस लग रहा है उस समय क्या करेंगे, किस रेट से काटना है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। तो सारे बिजनेसमैन को नहीं काटना है टीडीएस, केवल उन्हीं बिजनेसमैन को जिनका साल 2020-21 में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था, सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल है। बाकी बिजनेसमैन को टीडीएस नहीं काटना है परचेजेस पे। किन सेलर के ऊपर काटना है, ठीक है, हमारा टर्नओवर एक्सीड किया था 10 करोड़ से तो हमें टीडीएस काटना है, लेकिन हम तो दसियों लोगों से परचेज करते हैं, तो हमें किन लोगों पे टीडीएस काटना है। टीडीएस सिर्फ उन्हीं सेलर्स पे कटेगा जिनका टोटल परचेज 50 लाख से एक्सीड हो चुका है। तो पहले 50 लाख पे टीडीएस नहीं लगेगा। सपोज़ किसी बायर से आपने जून में परचेज़ किया है, जून तक की, आप अप्रैल 2021 से जून 21 तक की परचेज़ है 40 लाख रुपए, जुलाई में परचेज़ पहुंच जाती है टोटल 60 लाख रुपए, तो आप 50 लाख रुपए तक की परचेज़ पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। केवल 10 लाख रुपए की जो परचेज़ अमाउंट होगी उसी पे टीडीएस काटा जाएगा। फर्स्ट 50 लाख पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। When tax on purchase of goods will be deducted, तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, या तो परचेज के टाइम पे जिस समय हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे होते हैं उस समय टीडीएस काटा जाएगा, या तो फिर पेमेंट जो भी अर्लियर है। जनरली अगर आप बाद में पेमेंट करते हैं, परचेज पहले हो जाती है, गुड्स पहले आ जाता है, पेमेंट बाद में होता है, तो परचेज के टाइम पे टीडीएस कटेगा। अगर आप एडवांस देते हैं अपने सेलर को तो एडवांस देते टाइम पे टीडीएस का प्रोविजन किया जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपके सेलर के पास पैन नंबर है तो 10% का रेट आएगा। अगर पैन नंबर नहीं है, कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे जैसे हम फार्मर से परचेज कर रहे हैं और ये 5% होगा परचेज अमाउंट का। और परचेज अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टीडीएस पर्पस के लिए, फर्स्ट 50 लाख की परचेज पे कोई टीडीएस नहीं है, उसके बाद जो भी परचेजेस आती हैं सिर्फ उन्हीं पे टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑन व्हाट अमाउंट टीडीएस विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन द बिल अमाउंट ऑफ परचेज, जो भी हमारे बिल है परचेज का, उस पे जो फाइनल अमाउंट है उस पे टीडीएस काटा जाएगा। अब यहीं पे काफ़ी तुरंत माइंड में स्ट्राइक करता है कि उस बिल में तो जीएसटी भी होता है, उस बिल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं सेलर के जो हमसे वो रिम्बर्स कराना चाहता है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194Q क्लियरली कह रहा है कि जो भी पेमेंट आप उसको कर रहे हैं उस पे टीडीएस काटना है। तो अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हमारे बिल में जोड़े हुए हैं परचेज बिल में, तो उन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पे भी टीडीएस कटेगा। आइए अब बात करते हैं जीएसटी का क्या करना है, जीएसटी पे टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और काफ़ी सारे ओपिनियन इस पे है। कुछ लोगों का कहना है कि जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए, क्योंकि बाकी जो हमारे टीडीएस के सेक्शंस हैं वहाँ पे जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा जाता है, सिर्फ जो सर्विसेज का हमारा बिल अमाउंट होता है सिर्फ उसी पे टीडीएस कटता है। तो उसी ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर वो ओपिनियन को यहाँ पे भी फॉलो करें तो हमारा जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिएगा इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, चार्जिंग सेक्शन 194Q क्या कह रहा है, कोई भी सम पे किया जा रहा है तो उस पे डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ सच सम, जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं हम उसका 1% टीडीएस काटना है। तो अगर हम जीएसटी भी तो पे ही कर रहे हैं अपने सेलर को, तो
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट पे करना है उस पे पूरे पे टीडीएस कटेगा, और अगर हमने नहीं काटा टीडीएस तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे हैं, जिसको आगे डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हमें जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उस पे टीडीएस काटना है, तो हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि आप जीएसटी पे भी टीडीएस काट लीजिए, क्योंकि उसके नॉन कंप्लायंस आर वेरी हॉरिबल, सीरियसली गाइस। तो दो व्यू हैं, आप काट सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। तो इस चार्जिंग सेक्शन को क्लियरली पढ़ने से लग रहा है काटने में क्या बुराई है। बस थोड़ा सा कैश क्रंच रहेगा सेलर के पास, क्योंकि उसकी जीएसटी पे भी टीडीएस कट जाएगा। लेकिन सेफ़र साइड यही है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि जब तक डिपार्टमेंट से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है, आप जीएसटी अमाउंट पे भी टीडीएस बिल्कुल काटिए। रिटर्न टीडीएस तो हमारा डिडक्ट कर लिया, उसका डिपॉजिट भी हो गया। रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, वही हमारा 26Q यूज़ किया जाएगा, और टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16A प्रोवाइड करना होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। When not to deduct TDS under section 194Q. When a transaction is liable for TDS under any other any other provision of Income Tax Act. अगर किसी और प्रोविजन में TDS कट रहा है तो 194Q में नहीं काटना है। अगर कहीं और TDS नहीं कट रहा है तो ही 194Q में TDS काटा जाएगा। जो 206C मतलब TCS वाले ट्रांजैक्शन हैं, वहाँ पे भी TDS नहीं काटना है। अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे सेल ऑफ तेंदू लीव्स, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है सेलर के ऊपर। ये TDS में लाइबिलिटी है बायर के ऊपर, TCS में लाइबिलिटी होती है सेलर के ऊपर। सेलर हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। तो अगर TDS कहीं और कट रहा है तो भी आपको 194Q में TDS नहीं काटना है। अगर उस ट्रांजैक्शन पे TCS अप्लाई हो रहा है तो भी आपको TDS नहीं काटना है, इवन दो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करता हो। ये बी पॉइंट इज एक्सेप्शन ऑफ 194Q एंड 206C1H इज एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन। डबल एक्सेप्शन मीन्स डबल नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। आगे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जो हमारे 194C1H के ट्रांजैक्शन रहेंगे उन पे TDS काटना है या नहीं काटना है, कोई सिंपल वर्ड्स में बता दे तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए 194Q और 194Q and section 206C1H, 194Q is for TDS, another one is for TCS, लेकिन सारे प्रोविजंस एक है। दोनों कहते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर का जिनका टर्नओवर है उन्हीं पे अप्लाई होगा। 50 लाख से ऊपर की आपकी अगर ट्रांजैक्शन है तो उन्हीं पे TDS काटा जाएगा, उन्हीं लोगों का TDS एंड TCS काटा जाएगा। एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन है, बस एक है TDS एक है TCS। तो TCS अब एक्सेप्शन है तो 206C1H को पढ़ लेते हैं। 206C1H के प्रोवाइजो में लिखा है प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ओके, if the buyer is liable to deduct TDS at source. If the buyer is liable to deduct TDS at source. अगर हमारा बायर TDS काटने के लिए लाइबल है तो यहाँ पे TCS नहीं कटेगा। तो मतलब अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं, so it is clear that both the sections will not apply together. If the buyer has deducted TDS under section 194Q, then seller is not liable to collect TCS under section 194C1H. ये प्रोवाइजो से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। What will happen if 194Q are not complied with? Guys, बहुत ही खतरनाक सेक्शन है ये।
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर मेरी बात सुने तो उनसे एक अपील है, गुजारिश है कि इस सेक्शन को हटा दे, कोई और पेनाल्टी लगा दें। क्योंकि क्या होगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, तो जितने अमाउंट की परचेज पे टीडीएस नहीं काटा है उसका 30% आपकी इनकम मान ली जाएगी। मतलब एक्सपेंडिचर वो डिसअलाउ हो जाएगा, और वो पूरा पूरा आपकी एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होना मतलब आपने रिटर्न फाइल किया, आपने किसी फिर लेटर ऑन पता चला टीडीएस नहीं काटा गया है, टीडीएस नहीं काटा गया है, सपोज 1 करोड़ की परचेज थी उस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, तो 1 करोड़ का 30% यानी 30 लैक्स, 30 लैक्स को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होना मतलब कि इनकम उतने से बढ़ जाएगी, आपकी इनकम 30 लैक्स से बढ़ गई, 30 लैक्स मीन्स ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट, 30 लैक्स का 30% 9 लाख रुपीज, और सेस इंटरेस्ट पेनाल्टी 10 लाख रुपए। तो आपने सिर्फ 1 करोड़ की परचेज पे जो 1% का 0.1% का जो टीडीएस काटना था, उसके डिफॉल्ट की वजह से आपको 10 लाख रुपए का पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो जीएसटी वाले इंसिडेंट्स पे फिर से जाते हैं, जीएसटी पे काटना है कि नहीं काटना है। इसी ये 30% का डिसअलाउंस बहुत बड़ा है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए बेटर रहेगा आप थोड़ा ज़्यादा टीडीएस काट लीजिए, बट टीडीएस कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। What was the need of TDS on purchase of goods? अब गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट, शायद ही कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बचा होगा जहाँ पे टीडीएस या टीसीएस अप्लाई नहीं कर रहा है। तो कोई अगर बिजनेस कंसर्न है उसके सारे ट्रांजैक्शंस पे या तो टीडीएस कटेगा या तो टीसीएस कट रहा होगा। तो गवर्नमेंट जानना चाह रही है कि हम इनकम टैक्स में कितना परचेज सेल दिखा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहीं पे कुछ भी टैक्स की लीकेज ना रह जाए, इसलिए ये प्रोविज़न लाया गया है। अभी तक सिर्फ परचेज पे टीडीएस नहीं था, बाकी सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह टीडीएस के प्रोविजंस हैं, और ये गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी उसकी ऑडिट ट्रेल ढूंढने में। So this is the reason why this section has been implemented. उसके बाद अदर कुछ क्लैरिफिकेशन, टीडीएस ऑन की इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ऑफ कोर्स उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस कटना है केवल रेसिडेंट सेलर के ऊपर। इंपोर्ट में तो हमारा सेलर आउट ऑफ इंडिया रहेगा तो टीडीएस नहीं होगा। टीडीएस ओनली ऑन परचेज ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज। सर्विसेज को पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर्विसेज पे ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे, 194 सी, 194 पी, बहुत सारे हैं, तो उन पे टीडीएस नहीं कटना है। After this, TDS will be deducted for purchase of capital goods too. हाँ, कुछ भी ऐसा बाइफिकेशन नहीं किया गया है, जो अभी आपने पूरा चार्जिंग सेक्शन भी पढ़ा है। तो कोई भी बिजनेस है 10 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड किया है लास्ट ईयर, 50 लाख से ज़्यादा की हम परचेज कर चुके हैं इस ईयर में, तो हमें टीडीएस काटना होगा। Above TDS provisions will not be applicable on purchase of stock market transactions. Yes, इसके लिए स्पेसिफिक बताया गया है। In case of purchase of property, TDS is being deducted under section 194 IA. अगर और हमारे एक्सेप्शन में भी था, अगर किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो 194 क्यू में नहीं कटेगा। अगर ब्रांच ट्रांसफ़र होता है तो उस समय क्या करेंगे, हमारा गुड्स इधर से इस ब्रांच से उस ब्रांच में जा तो रहा है, लेकिन क्या है ना, टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू काटने के लिए एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, और दोनों डिफरेंट एंटिटी होने चाहिए। ब्रांच ट्रांसफ़र में बोथ आर सेम एंटिटी, ओनर हमारा एक ही होता है, उसके अंडर में 2 ब्रांच रन कर रही होती है, तो उसको उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटेगा। So, guys, this was my interpretation upon this provision. I hope ये सारे क्लैरिफिकेशन से आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप मेरे को मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।
इस टॉपिक पे मेरी वेबसाइट पे एक ब्लॉग भी अवेलेबल है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू so much for watching the video. Have a good day.